हेलो एंड वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। दोस्तों आज हम करेंगे यूपी टीजीटी मैथ्स 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले पिछले एपिसोड में हमने जो यूपी टीजीटी मैथ्स का 2016 वाला पेपर है उसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 5 तक के यानी कि 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज के एपिसोड में यानी कि आज की क्लास में हम पार्ट 2 लेकर आए आपके लिए, जिसमें हम क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 10 तक के सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कवर कर लेंगे। हाँ, ये पार्ट 2 आने में थोड़ी देरी होगी, उसके लिए माफी चाहेंगे क्योंकि हमारा इन दिनों बिजी शेड्यूल चल रहा है। हम ऐप के अंदर एप्लीकेशंस के अंदर यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स और जीआईसी जो वैकेंसी अभी आई है न्यू, उनके लिए बैचेस बनाए हुए हैं हमने, उनमें कंप्लीट कोर्स कंप्लीट स्टडी मटेरियल तैयारी करवा रहे हैं। इस वजह से बिजी शेड्यूल होने की वजह से थोड़ी देरी हो गई। ठीक है, चलिए अब आगे कंटिन्यू इसी प्रकार रेगुलर आते रहेंगी क्लासेस। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। और अगर आपको पिछले 5 क्वेश्चन देखने हैं तो हाँ, यूट्यूब पर वीडियो है, फ्री वीडियो है, आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पिछला पार्ट भी जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये आ चुका है। ठीक है, the length of the common chord of two circles of radii 15 cm and 20 cm whose centers are 25 cm apart। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपको एक दो सर्कल जब इंटरसेक्ट करते हैं तो उनसे एक कॉमन कोड बनती है। सिंपल सी बात है। तो उस कॉमन कोड की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। दोनों ही सर्कल्स की रेडियस आपको दी हुई है और वहां से जो कॉमन कोड आएगी इंटरसेक्ट करने पर उस कॉमन कोड की लेंथ जानना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल से इसका जो आंसर इसकी फिगर में छुपा हुआ है, तो हम इसका फिगर बना लेते हैं, सारी कहानी समझ में आ जाएगी। हमारे पास दो सर्कल दिए हुए हैं। ठीक है, तो दो सर्कल जब इंटरसेक्ट करते हैं, दो सर्कल एक पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं और 2 पॉइंट पर, मैक्सिमम 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल। तो कॉमन कोड तब बनती है जब 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें ये कॉमन कोड हम मान लेते हैं, ये ए है और ये बी है। हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, साथ के साथ आपको रेडियस भी दे रहा है, दोनों ही सर्कल की रेडियस दे रहा है। हम मान लेते हैं इस सर्कल का सेंटर ये है। ठीक है, इसको आप नाम दे देते हैं C1 और इस सर्कल के सेंटर को हम नाम दे देते हैं C2। ठीक है, अब आपको C1 C2 दिया हुआ है, तो यहां से आपको C1 C2 अगर आपके सेंटर है तो AC1 और AC2। AC1 तो इस सर्कल की रेडियस हो गई। ठीक है, तो हम रेडियस हमें कितनी दी हुई, देखिए 15 और 20 दी हुई है ना, तो ये आपका 15 सेंटीमीटर है और ये आपका 20 सेंटीमीटर है। क्लियर है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए बी की लेंथ। हम एक काम करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए सी मान लेते हैं। तो अगर हम ए सी फाइंड आउट कर ले, देखिए सर्कल का जो सेंटर होता है वो कोड को बाइसेक्ट करता है। सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर डाला जाता है ना, वो कोड को बाइसेक्ट करता है। ये रिजल्ट है, बेसिक रिजल्ट होता है, 9th-10th क्लास में यूज होता है, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे से जानते हैं इस बातों को। तो हमें ए बी फाइंड आउट करना है, तो किसी तरीके से हम ए सी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए सी फाइंड आउट कर लेंगे और ए सी का ट्वाइस कर देंगे। अगर हमें ए बी निकालना है तो हम क्या करने वाले हैं, ट्वाइस ऑफ ए सी करने वाला है। बस ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब ए सी कैसे निकालना है वो इंपॉर्टेंट है। ए सी कैसे निकालेंगे, ये हमें 15 रेडियस दी हुई है ना, ये R1 है, ये R2 है, और इन दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स C1 और C2 का डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर अपने को गिवन है। तो एक काम करते हैं ना, इस डिस्टेंस को C1 C2 को थोड़ी देर के लिए C1 C2 को आप x मान लीजिए, सॉरी C2 को, है ना, C2 का डिस्टेंस x मान लेंगे। टोटल 25 डिस्टेंस है, इस x को हटाएंगे तो C1C कितना आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 25 माइनस x। मतलब ये डिस्टेंस 25 माइनस x और ये डिस्टेंस हमने x माना हुआ है। क्लियर, अब काम पे लग जाते हैं। एक थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, और ये जो हमारे पास AC है ये कॉमन है। कहां कॉमन है, इस ट्राइंगल के अंदर भी और इस ट्राइंगल में, मतलब AC1C के अंदर भी कॉमन है और AC2 में भी कॉमन है। तो AC पर फोकस करेंगे, बोथ साइड से काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला तो जानते ही हैं, क्या, ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर दैट्स इक्वल टू AC1 का स्क्वायर माइनस C1C का स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC1 का स्क्वायर कितना है, तो 15,
तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा कितना है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो हमने इस वाले ट्रायंगल की बात करी है। अब ये वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो सिमिलरली यहां से भी हम निकाल सकते हैं, सिमिलरली हम निकाल सकते हैं। यहां पर ये कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस, अब ये कितना है हमारा x है, तो यहां पर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है, इसका मतलब दोनों की राइट साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसके राइट में हमारे पास क्या है 15 का स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहां पर है 20 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से x पर फोकस करते हैं, हमारा काम हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, बाहर माइनस का भी ध्यान रखना है, तो माइनस साइन चेंज हो जाएंगे सारे। तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर 50 आएंगे, वो प्लस के 50x हो जाएंगे, और यहां से ये 400 हो जाएंगे, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहां से इन दोनों को इकट्ठा, यहां पर 50 के x बच जाते हैं हमारे पास, और ये दोनों माइनस के 400 आएंगे, माइनस के 400 को उधर ले जाएंगे, तो प्लस के 800 हो जाएंगे दोनों इकट्ठे होकर। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहां से x आ जाएगा 16 5 80, तो x आ जाएगा 16। ठीक है, अब क्या करना है, हमें तो AC पे फोकस करना था। तो अगर ये 20 है और ये हमारा 16 है, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं यहां से AC की वैल्यू। एक काम करते हैं, यहां नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो AC का स्क्वायर क्या आएगा, देखिए 20 का स्क्वायर 400 होता है, x कितना है हमारा 16 का स्क्वायर 256 होता है। ठीक है, तो AC कितना आ जाएगा, AC का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 144, घटाएंगे तो 144 आते हैं ना। तो AC हमारा कितना आ जाएगा, यहां से AC हमारा 12 आ जाएगा। और अगर AC 12 आता है तो इसका मतलब क्लियर कट है भैया, ट्वाइस करेंगे 12 का, तो हमारा कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में अगर लेके चलते हैं तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारा 6th का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो अगर आप भी हमारे इसी प्रकार बैच में कंटिन्यू रहना चाहते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग यूट्यूब पर आपको फ्री पढ़ा रहे हैं सारे प्रीवियस पेपर्स, और अगर आपको पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, चैप्टर वाइज पूरा स्टडी मटेरियल PDF फाइल में हम लोग तैयारी करवाते हैं, मतलब पूरे स्टडी मटेरियल का एक PDF फॉर्मेट में एक स्टडी मटेरियल दिया जाता है, जिसको आप अपने नोट्स बना सकते हैं। लंबे समय तक आपको वो चीज़ें आपके पास रहेंगी। वीडियो लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, जिनको आप कभी भी किसी भी समय देख सकते हैं। तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, जो कैंडिडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर उनको हमारी चीज़ें पसंद आ रही है, ये पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, ये क्लास पसंद आ रही है, तो फटाफट से लाइक का बटन दबा दो। और जो पहले ऑलरेडी हमारे साथ बैच में जुड़े हुए हैं, वो कैंडिडेट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो भी फटाफट से लाइक का बटन दबा दो और कमेंट कर दीजिए अच्छा सा, अगर आपको बैच में कंटिन्यूटी बनाए रख रहे हैं, आपको बैच पसंद आ रहा है तो। ठीक है, तो जो नए कैंडिडेट्स इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो उनको हम बता देते हैं कि हमारा जो कंप्लीट कोर्स है, यहाँ पर कंप्लीट कोर्स जो हमने चलाया हुआ है विद शॉर्टकट ट्रिक्स, यानी कि इसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी मिलेगी। ठीक है, शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर कंप्लीट कोर्स के साथ शॉर्टकट ट्रिक भी मिलती है आपको। और ये केवल मात्र 3100 रुपए फीस रहेगी आपकी, 3100 रुपए मात्र फीस आपको देनी है। और इसके लिए आपको 4 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, 4 मंथ तक आपका ये कोर्स वैलिड रहेगा। मतलब जिस दिन आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इस बैच के ज्वाइन करते ही आपको 4 मंथ तक, उसी दिन से पहला दिन काउंट होगा आपका, 4 महीने तक पूरे कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपका बैच है, उसके बैच का नाम है यूपी टीजीटी पीजीटी। ठीक है, और ये कॉम्बो पैक है, इसमें हम जीआईसी वाले कैंडिडेट्स को भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि तकरीबन ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। जीआईसी वाले में थोड़ा रिमान इंटीग्रेशन, पार्शियल डिफरेंशियल और ऐड हो जाएंगे, वो भी हम आपको इंक्लूड करा के यहाँ पर समझाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस बैच का नाम है यूपी टीजीटी पीजीटी ऑब्लिक, हमने जीआईसी भी कैंडिडेट्स को सिलेबस सेम ही है ऑलमोस्ट, वो भी इंक्लूड कर रहे हैं। 4 महीने वैलिडिटी रहेंगी, 3100 रुपये कंप्लीट कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस बैच में क्या क्या मिलेगा वो बात सुन लीजिए, हाईलाइट्स बताता हूँ इस बैच की। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, जिनको आप कभी भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, इनको आप किसी भी समय कभी भी देख सकते हो। ये नहीं है कि भी एक पर्टिकुलर लाइव क्लास होगी उसी वक्त अगर मौजूद रहे तो देख पाए, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी क्लास को, किसी भी चैप्टर को कितनी बार भी किसी भी टाइम देख सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात, आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा, पूरा चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल। ठीक है, हर एक चैप्टर का स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा।
और यहां पर आपको चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिलेगी पूरी प्रॉपर वे में। चैप्टर वाइज एक्सरसाइज भी हम यहां पर आपको देंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज। और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए आपको असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है, चैप्टर वाइज असाइनमेंट भी हम आपको देंगे ताकि आप जो कुछ सीख रहे हैं उनका आप अच्छे तरीके से अभ्यास कर सके। और ये असाइनमेंट जो होते हैं वो फुली सोल्ड होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फुली सोल्ड असाइनमेंट होते हैं, आप इनकी पहले आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, अगर प्रॉब्लम आती है तो असाइनमेंट देख के सॉल्यूशन देके हल कर सकते हैं। हर एक असाइनमेंट के अंदर एवरेज निकाले तो 45 से 50 क्वेश्चन मिलते हैं एवरेज। अच्छे क्वेश्चन है, एक चैप्टर में 40-50 क्वेश्चन बहुत होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए। ओवरऑल बात करें तो आपके 1000 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस बैच में प्रैक्टिस करने के लिए, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर शेड्यूल रहेगा, ठीक है, आप पूरी अच्छी तरीके से तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको पसंद आए तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच ज्वाइन करना बहुत ही आसान है, इसके लिए हमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे ऐप का नाम है नितिन शर्मा मैथ्स, नितिन शर्मा मैथ्स, ठीक है, ये हमारे ऐप का नाम है। कहने का मतलब जो हमारे YouTube चैनल का नाम है वही हमारे ऐप का नाम है, नितिन शर्मा मैथ्स। आप इसको प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है 9802338830, ठीक है। ये व्हाट्सअप इसलिए करना है ताकि आप फीस जमा करवा सके और इन फ्यूचर कोई कॉन्टैक्ट करना है, कोई बातचीत करनी, कोई क्वेरी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको 9802338830 इस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे, अपना नाम बताएंगे और आप कहेंगे कि सर मुझे बैच में ज्वाइन होना है, आपसे बैच में कंटिन्यू स्टडी करनी, सारे चैप्टर चाहिए, सारे मटेरियल आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, हमें व्हाट्सअप कर देंगे, फीस जमा कराते ही आपका बैच विद इन 1 मिनट हैंड टू हैंड आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, उसी टाइम से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये आपका तरीका रहेगा। और फीस जमा कराने का तरीका बहुत ही आसान है, आप पेटीएम कर सकते हैं, ठीक है, पेटीएम, और क्या बोलते हैं गूगल पे कर सकते हैं आप, हमें गूगल पे, फोन पे, ठीक है, इनके द्वारा आप हमें फीस जमा कर सकते हैं। और डायरेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स भी हम आपको दे देंगे व्हाट्सएप पर ही, अगर आप चाहें तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये तरीका है फीस बैच में ज्वाइन करने का। ऐप डाउनलोड करना है, व्हाट्सएप करके फीस जमा करानी है, तुरंत आपका बैच चालू हो जाएगा और ये सारा कंटेंट आपको उसी समय से दिखना शुरू हो जाएगा, आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। चलिए ज्यादा समय ले लिया, आप फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट्स का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको पढ़िए फटाफट से, इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/2n होल पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू। क्वेश्चन क्या है, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/2n द होल पावर n प्लस 1। और देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, हमने बैच के अंदर अपने कोर्स के अंदर एक ट्रिक सिखाई हुई है कि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो किस प्रकार से हैंडल किया जाता है। एक्चुअली इस प्रकार के क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, दो फॉर्मेट में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिमिट 0 भी हो सकती है और इन्फिनिटी भी हो सकती है। अब 0 वाला केस कैसे होता है, देखिए लिमिट मैं आपको एनी में लेके बताता हूँ, लिमिट n अप्रोच टू 0, ठीक है, 1 प्लस n टू द होल पावर 1/n। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर इसके मल्टीपल में लैम्डा मान लेता हूँ। लैम्डा इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन किसी प्रकार से आ सकता है, जैसे यहाँ पर 2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 3 भी आ रहा है ना, तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिफरेंट। तो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक है e की पावर लैम्डा। एक्चुअल में ये क्वेश्चन किस प्रकार का है, ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब हमारे पास जो गिवन फंक्शन होता है वो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट बनाता है, 1 की पावर इन्फिनिटी। देखिए बना रहा है ये, यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर 1 बचेगा और ऊपर इन्फिनिटी आएगा, तो कहीं ना कहीं ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट बन रही है। और यहाँ पर भी देखिए 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट बन रही है, कैसे, यहाँ 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 की पावर 1/0 इन्फिनिटी, तो e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है ना, तो ही ये वाला फॉर्मेट लगाना है। अच्छा एक तरीका, दूसरा तरीका क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस, ठीक है, 1 में लैम्डा n ले लेते हैं, n की n में काम कर रहा हूं मैं, और यहां पर मैं ले लेता हूं n, तो ये भी e की पावर क्या हो जाएगा हमारा, चलो मैं लैम्डा ऊपर ले लेता हूं, e की पावर लैम्डा हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए चेक करते हैं क्या 1 ये वाली फॉर्म बनती है, बिल्कुल बन रही है। यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे, लैम्डा अपॉन इन्फिनिटी 0 तो 1, ठीक है,
1 + 0 1, 1 की पावर इन्फिनिटी, तो e की पावर लैम्डा, ये फॉर्मेट लगती है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, e की पावर लैम्डा आता कैसे है, e की पावर में लिमिट लगाते हैं और n अप्रोच टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर 0 तो 0 लेके चलेंगे, और ये दोनों, ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई होती है एक्चुअल में, तब जाके e की पावर लैम्डा आता है। मैं आपको उस क्वेश्चन में क्लियर कराऊंगा। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, लैम्डा n और मल्टीप्लाई 1/n, तो n से n कट गया, अब क्या बचा, लैम्डा बचा। तो लैम्डा एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट पर लिमिट लगाएंगे तो कांस्टेंट ही होता है, तो इस वजह से e की पावर लैम्डा आता है। और यहां पर भी देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर कैसे होगा, e की पावर लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, मैंने बोला था कि ये दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं, तो लैम्डा बाई n और मल्टीप्लाई n होता है, तो n से n कट जाता है, तो फिर से लैम्डा बच गया, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में लिमिट कांस्टेंट ही होती है, तो e की पावर लैम्डा है। अब देखिए इस फॉर्मेट को यहाँ अप्लाई करते हैं, जो हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक है, जो मेथड है वो यहाँ अप्लाई करते हैं। देखिए पहले फॉर्मेट चेक करते हैं, 1/∞ 0 तो 1 और पावर इन्फिनिटी, तो ये फॉर्मेट बन रही है, अप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा, देखिए e की पावर लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, मैंने बोला था ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, n+1 और मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, -1/2n, -1/2n, ठीक है। अब e की पावर, और हमने एक बात नोटिस कर ली यहाँ पर कि ऊपर इन्फिनिटी आएगा, नीचे इन्फिनिटी आएगा, और जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, और फिर हम क्या करते हैं, और जब लिमिट भी इन्फिनिटी को अप्रोच करती है, तो हम वहां से जो इन्फिनिटी बना रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर इन्फिनिटी किसकी वजह से बन रही है, n की वजह से बन रही है, तो यहाँ पर n कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर से आएगा 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 1/n, और नीचे क्या हमारे पास 2n, और ये माइनस ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब देखिए -n से n कट जाएगा, क्योंकि ये n ही तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बना रहा था यहाँ पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, तो वही हमने बाहर कर दिया। अब लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर 1/∞ क्या हो जाएगा, 0, तो 1 + 0 1, तो ऊपर तो आ जाएगा भैया -1 और नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये e की पावर में है सारा, तो हम इसको प्लस बना लेंगे, 1/e की पावर 1/2, और दैट्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √e ना, 1/√e। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1/√e। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए मेरा काम थोड़ा समय तो लूंगा, लेकिन चीजें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी, इस प्रकार से मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है ना। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 3 mod x + 1 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। वैसे भी मैं आपको इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा पहले, फिर एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर कैसे आते हैं। पहले इस क्वेश्चन को मैं एक प्रॉपर मेथड से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा। ये क्वेश्चन जो दिख रहा है वो फटाफट से कैसे करेंगे। सबसे पहले हम y पर दिए हुए हैं, y हमें क्या दिया हुआ है, 3 mod x, ठीक है, और +1 ये हमें दिया हुआ है, और हमें डेरिवेटिव कहां पर चेक करना है, x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है। पहले इसका प्रॉपर मेथड सिखाता हूं, फिर शॉर्टकट ट्रिक। अब देखिए सबसे पहले हमें mod x के बारे में पता होना चाहिए। mod x हमें दो वैल्यू देता है, एक x देता है और एक -x देता है। +x वैल्यू कब देता है, जब x > 0 होता है, और -x कब देता है, जब <0 होता है। क्लियर कट है। अच्छा जी, आप इसको थोड़ा हम सोल्व करें और एक्सप्लेन करें, तो यहाँ से प्लस का 3x + 1 आएगा और माइनस का 3x + 1 आएगा। अच्छा, ये कंडीशन कब आएगी, जब x > 0 है और x हमारे पास 0 है। क्लियर कट। अच्छा जी, अब हमें, ये तो हमारा y है, हमें निकालना क्या है, डेरिवेटिव निकालना है। कहने का मतलब हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है, ठीक है। तो dy/dx निकालेंगे। अब देखिए x > 0, तो हमें जब डेरिवेटिव 0 पर चेक करना है, तो उसका मतलब हमें 0 से लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और हमें एक निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब 0 के लेफ्ट में जाना है हमें, यहाँ पे हम जाएंगे 0 के लेफ्ट में, और यहाँ पे हम जाएंगे 0 के राइट में, है ना। इस प्रकार से हम 0 के लेफ्ट में अप्रोच करेंगे, राइट में अप्रोच करेंगे, 0 पर नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव तो हमें 0 पर चेक करना है। जिस प्रकार हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, लिमिट चेक करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट राइट का काम होता है। तो हम यहाँ पर इक्वल टू ना लेकर <0 लेंगे, और यहाँ से <0 लेंगे। तो जब <0 लेंगे, हम <0 लेंगे, तो <0 पर हमें राइट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा, और <0 लेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हम करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 3x का, तो क्या हो जाएगा 3, और 1 का 0 हो जाएगा। और <0 पर हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 1 का 0, यहां से मिलेगा -3। तो आपने एक बात देखी, राइट डेरिवेटिव तो 3 आया और लेफ्ट डेरिवेटिव -3 आया, यानी कि लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा।
ये तरीका हो। ये तो हमने फटाफट से यहीं से कैलकुलेशन कर लिया। इसके अलावा एक प्रॉपर मेथड, एक मेथड और भी होता है। ये तो मैंने आपको मेथड नंबर फर्स्ट बताया है, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल के। एक मेथड और है जो प्रॉपर मेथड होता है, पहले वो दूसरा मेथड बताता हूं। दूसरा मेथड क्या होता है वो देखिएगा। दूसरा मेथड ये होता है कि डेरिवेटिव अगर किसी भी पॉइंट पे चेक करना हो, जैसे मान लीजिए हमें डेरिवेटिव चेक करना है x = 0 पर, तो डेरिवेटिव चेक करना चाहते हैं या वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होनी चाहिए, और जो दोनों बराबर होते हैं वही उस डेरिवेटिव का वैल्यू होती है। बाई चांस अगर लेफ्ट डेरिवेटिव बराबर ना आए राइट डेरिवेटिव के, तो हम कह देंगे डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। या फिर कई बार क्या होता है लेफ्ट डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर जाता है, राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उस केस में भी डज नॉट एग्जिस्ट वाली बात आती है। तो यहां पर आप 0 पर चेक करना है तो भैया हमें ये चेक करना होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। अब मैं आपको प्रॉपर जो बुक्स में हमारे पास एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग मेथड होता है वो बता रहा हूं। वो पिछला मेथड जो बताया था वो एक फटाफट से कैलकुलेशन कर ली थी डायरेक्ट डेरिवेटिव, ठीक है, वो मेथड भी काम कर जाता है, लेकिन ये सभी में काम करता है। क्या इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम 0 पर चेक कर रहे हैं लेफ्ट, तो हम लिखेंगे x = 0 माइनस f ऑफ x माइनस, अब 0 पर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर f ऑफ 0 आएगा। एक्चुअल में ये होता है x अप्रोच टू a माइनस a, यहाँ पर कोई पॉइंट होता है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है हमारा, a की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 माइनस लिया, यहाँ पर भी 0 आएगा। अदरवाइज अगर फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर a माइनस होता है, तो यहाँ पर f ऑफ a आता है, ठीक है। और नीचे क्या आएगा x माइनस a कौन है यहाँ पे 0, ये तो लेफ्ट हो गया। अब राइट की बात करें तो ये आता है लिमिट x अप्रोच टू 0 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ a कौन है यहाँ पर 0, और नीचे आता है x, ठीक है, x माइनस 0, तो a यहाँ पर 0 है। तो ये राइट हो गया या लेफ्ट हो गया। अच्छा जी, अब दोनों ही केस में एक काम कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब है जब x 0 से लेफ्ट में जा रहा है तो fx की वैल्यू क्या है, हमें यहाँ fx पता करना है जब लेफ्ट में 0 में जा रहा है। थोड़ी देर पहले हमने चेक किया था, यहाँ पर लेफ्ट में माइनस x आता है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, एक्चुअल में यहाँ पर वही वैल्यू मिलेगी ना, यहाँ पर 3x प्लस 1 और माइनस 3x लेफ्ट होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस 3x प्लस 1, और f ऑफ 0 की वैल्यू मतलब एट x इज इक्वल टू 0, व्हाट इज f x, जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो हमें x इस्तेमाल करना है, तो हम यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे क्योंकि ये केस कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो यहीं पर रखा जाएगा ना 0, तो यहाँ तो नहीं रखा जाएगा क्योंकि लेस देन 0 वाला केस है, तो यहाँ रखेंगे 0, तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1, और नीचे क्या है x, तो ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, इन दोनों के कटने के बाद ये x भी x से कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा फाइनली -3 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे लिमिट सोल्व नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बचा क्या है -3, -3 क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट होती है, उसको सोल्व नहीं करना पड़ता, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। अब राइट में आता है, अब इसी प्रोसेस को राइट में करते हैं 0 प्लस, अब राइट में करेंगे तो हम राइट के लिए कौन सा f इस्तेमाल करेंगे, ये वाला तो लेफ्ट में किया था, राइट में ये वाला करेंगे 3x प्लस 1, और f ऑफ 0 तो वही आने वाला है 1 है ना, 1 ही आने वाला है, तो यहाँ पर x हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, उसके बाद ये x भी x से कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा 3 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है 3, कांस्टेंट ही होता है। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -3 और राइट हैंड डेरिवेटिव 3 आया, तो लेफ्ट डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट डेरिवेटिव, इसका मतलब डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस प्रकार से दूसरा मेथड ही है, मैंने 2 मेथड सिखा दिया आपको, अब मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जो 5 सेकंड में आंसर देगी, ठीक है। अब वो देखिए क्या है, वो ये है भैया, फटाफट से इसी क्वेश्चन को यहीं पर समेट देता हूं। अगर जब भी कभी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले कि डेरिवेटिव चेक कीजिए किसी भी फंक्शन का, फंक्शन हमारे पास अभी क्या था 3x प्लस 1 था और x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना था, ध्यान रखिए मॉडुलस x जो होता है, मॉडुलस x जो होता है वो 0 के ऊपर, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू मॉडुलस x है तो x इज इक्वल टू 0 पर डेरिवेटिव कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, इस बात का ध्यान रखना, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा कब, x इज इक्वल टू 0 पर। कहने का मतलब ये है जब हमारे पास x माइनस a होगा, कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू x माइनस a होगा तो x इज इक्वल टू a पर वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। a की वैल्यू देखिए, इस केस में a की वैल्यू 0 है क्योंकि मोड x को क्या लिख सकते हैं, मोड x को लिख सकते हैं x माइनस 0 लिख सकते हैं ना, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, तो a है तो यहां पर a पर कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये क्वेश्चन ये होता 3 मल्टीप्लाई मोड x माइनस 1 होता, x माइनस 1 होता, तो यहां पर ये 1 पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ये शॉर्टकट ट्रिक है। यहां होता 3 इंटू मोड x माइनस 2 होता और आपसे 2 पर पूछता, क्वेश्चन में वही पॉइंट आते हैं जो मॉडुलस के अंदर होता है, ध्यान रखना।
तो अगर यहाँ पर -2 होता तो यहाँ पर 2 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है, फटाफट से देखती आंसर मिलेगा, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी। ये शॉर्टकट ट्रिक है, सभी क्वेश्चन पे काम करेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। एरिया बिटवीन टू कर्व्स है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में मुश्किल है। हमने बैच में ये पूरे चैप्टर पढ़ा दिए हैं, ठीक है, बैच के अंदर भी आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। द एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू sin x, y इज इक्वल टू cos x। दो कर्व दी हुई है, उनके बीच बाउंडेड एरिया निकालना है, बिटवीन देयर कर्व्स। और जो कर्व्स का एरिया बाउंडेड है वो लिमिट्स में बाउंडेड है, कहां से कहां तक, 0 से π/2 के अंदर। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, सारा आंसर ग्राफ में छुपा होता है ऐसे क्वेश्चंस का। तो 0 से π/2 तक ही बनाना है, आगे जाने की कोई जरूरत, π/2 तक कह रहा है ये। तो हम मान लेते हैं ये 0 है ना, ये π/4 45 मान लेते हैं, ये π/2 मान लेते हैं, एक बीच का पॉइंट भी ले लिया। अब साइन की वैल्यू 0 पे 0 होती है, और ये हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू ये 1 है ना। तो अब साइन की वैल्यू 0 पर कितनी होती है, 0 होती है, और π/2 कितनी होती है, 1। तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ आएगा, इस प्रकार से π/2 पर। और कोस की वैल्यू 0 पर 1 होती है, और π/2 पर 0 होती है। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। और ये मैंने π/2 इसलिए लिया था क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ना, π/4 पर इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि साइन π/4 कोस π/4 दोनों इक्वल वैल्यू देते हैं, दोनों की वैल्यू क्या आती है 1/√2। तो ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा। अब एरिया बिटवीन कर्व्स क्या रहा है, तो एक कर्व तो ये है हमारी, और एक कर्व ये है, तो इनके बीच में एक एरिया तो ये बनेगा। बिटवीन कर्व्स कह रहा है, दोनों कर्व के बीच में, तो ये वाला एक तो एरिया ये हो गया, और एक वाला एरिया ये हो गया। ये डार्क जो मैंने किया है ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है। तो इसको हमने 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जब 0 से π/4 लेंगे तो ये वाला एरिया वाला इस्तेमाल करेंगे, और जब π/4 से π/2 लेंगे तो ये वाला एरिया इस्तेमाल करना है। अब एरिया बिटवीन टू कर्व्स कैसे निकाल रखा है मैंने पीछे अपने बैच के अंदर सारा पढ़ाया हुआ आपको। क्या एरिया बिटवीन टू कर्व जब निकालते हैं तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व निकालते हैं। तो हमारा यहां पर रिक्वायर्ड एरिया RA मतलब रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 0 से π/4 हम चलेंगे तो यहां पर अपर कर्व देखिए, ये हमारा कोस का कर्व होती है, ये कोस वाली कर्व है, और ये नीचे वाली किसकी कर्व है, साइन वाली, ध्यान रखना इसको। इसी प्रकार ये साइन की ऊपर यूं जा रही है, तो ये साइन की है, और ये कौन सी है, कोस की है, ठीक है। तो अपर कर्व 0 से π/4 में अपर कर्व कौन हो जाएगा, कोस x हो जाएगा, माइनस इसमें लोअर कर्व कौन हो जाएगा, साइन x। इसका इंटीग्रेशन, एक एरिया तो ये आ गया, ठीक है, और प्लस में दूसरा एरिया क्या आएगा, π/4 से π/2, π/4 से π/2, ठीक है। अब इसमें अपर कर्व कौन है, ये वाली अपर कर्व, अपर कौन है, यहाँ पर साइन है, इस केस में साइन आ रहा है, माइनस इसमें लोअर कर्व कौन है, यहाँ पर लोअर कर्व कोस है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इस प्रकार से एरिया निकाला जाएगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका सिंपल इंटीग्रेशन करके डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ पर आंसर आने वाला है। चलिए यहाँ पर करते हैं। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, माइनस साइन का क्या होता है, प्लस कोस होता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले माइनस लगा हुआ है, तो माइनस साइन का कोस होता है, क्योंकि कोस का डायरेक्टली माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो क्या आएगा, कोस एक्स आएगा। और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से π/4 तक है, प्लस अब यहां पर करते हैं, साइन का करेंगे तो माइनस कोस हो जाएगा, माइनस कोस एक्स, ठीक है। चलिए माइनस कोस एक्स हो गया, और कोस का करेंगे तो कोस का क्या होता है, साइन एक्स, तो माइनस तो पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है, और लिमिट कहां से कहां तक है भैया, π/4 से π/2 तक। चलिए अब यहाँ पर अपर लिमिट रखते हैं, तो साइन π/4 हो जाएगा, साइन π/4 कितना होता है, 1/√2, यहाँ रखेंगे कोस π/4 भी 1/√2 हो गया। अभी तो मैंने अपर कर्व रखी है, माइनस लोअर कर्व रखेंगे, साइन 0 0 होता है, प्लस कोस 0 1 होता है, तो अपर माइनस लोअर, ठीक है, पूरा ब्रैकेट बंद हो गया, इसका काम हो गया। प्लस अब इन दोनों में माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, बाहर माइनस आ गया, दोनों माइनस को मना रहे हैं। अच्छा जी, दोनों माइनस को मनाने से ये प्लस बन जाएंगे, ध्यान रखना इस बात का। ये मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, ये माइनस को मैंने बाहर ले लिया, अभी प्लस बन गए, ठीक है, माइनस मैंने बाहर ले लिया, ये माइनस इधर आ गया। अब साइन कोस π/2, कोस π/2 0 होता है, प्लस साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है। तो अभी मैंने अपर वैल्यू रखी है, माइनस लोअर वैल्यू रखता हूँ, π/4 रखूंगा तो 1/√2 प्लस 1/√2, बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2/√2, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, तो बाहर आके -1 हो जाएगा, इधर से जाएगा -1, ये वाला -1, और ये 2/√2 आएगा, माइनस माइनस ये माइनस टकराएंगे तो प्लस का हो जाएगा 2/√2, ठीक है। अच्छा जी, ये -1 -2 हो जाएंगे, और ये 2/√2 2/√2 4/√2 हो जाएगा, 4/√2, और -1 -1 -2 हो जाएगा। अब 4/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/√2 को हम लिख सकते हैं
2 इंटू √2 इंटू √2। देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो 2 तो ये रहा और √2 की होता है, 2 ही होता है, और नीचे क्या है √2। अपने हिसाब से एडजस्ट करना आना चाहिए तो, ठीक है। √2 से √2 कट जाएगा, तो क्या बचा 2√2 - 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो √2 - 1। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिलता है हमारे पास, तो मिलाइएगा। ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है भैया, है ना, 2 इंटू √2 - 1, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। आज के एपिसोड का, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन ले रहे हैं, पार्ट नंबर 2 यहीं पर फिनिश करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में 11 से 15 क्वेश्चन लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, if yx is a solution of the differential equation dy by dx plus 4xy is equal to x cube, y0 is equal to 0, इसका मतलब होता है x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, then limit x approach to 0 y of x is। आपको पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाना है, उसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा मतलब y की जो वैल्यू आएगी वो सॉल्यूशन होगा, उस पर लिमिट अप्लाई करनी है x अप्रोच टू 0, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या है। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx प्लस 4xy दैट्स इक्वल टू x क्यूब, ठीक है। और साथ में कंडीशन आपको क्या दी हुई है, कंडीशन आपको दी हुई y0 इज इक्वल टू 0 दिया, मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 बता रहा है। तो आपको उसके बाद फाइंड क्या करना है, देन लिमिट x अप्रोच टू 0 y ऑफ x। तो कह लेंगे मतलब पहले yx निकालो फिर लिमिट पे काम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं। तो मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताए थे, 3 प्रकार के सॉल्यूशन आते हैं। एक आता है मेथड ऑफ सेपरेबल, दूसरा आता है होमोजेनियस टाइप वाली सॉल्यूशन, और तीसरा आता है लीनियर डिफरेंशियल। या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखते ही मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी किस प्रकार की फॉर्मेट है, dy dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू होता है। यहाँ पर p और q ये दोनों क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ x होते हैं, fx की फंक्शन होते हैं। अब देख लीजिएगा q भी फंक्शन ऑफ x है और p क्या है हमारा, p हमारा 4x है, तो p भी क्या है, फंक्शन ऑफ x। और जब इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है तो उनको उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। वही इस फॉर्मेट में होती है तो उसका सॉल्यूशन कैसे आता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस में c। इस प्रकार से सॉल्यूशन निकाला जाता है जब हमारे पास ये वाली फॉर्मेट बनती है। तो मतलब कह लेंगे मतलब पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा हमें। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, ठीक है। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, दैट्स इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है 4x dx। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो e की पावर ये 4 को बाहर निकाल लेंगे, ये x²/2 हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 2x²। तो कहने का मतलब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। अब इस मेथड को इस सॉल्यूशन में अप्लाई करते हैं। y का y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा, e की पावर 2x² दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन क्यू कौन है हमारा, x की पावर 3 है, और इसके बाद हम करेंगे e की पावर 2x², ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया हमने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हमारा e की पावर 2x² dx और प्लस में हमारा हो गया c कांस्टेंट। अब लेफ्ट साइड को तो छेड़ना नहीं क्योंकि ये तो हमारा ऑलरेडी इसी फॉर्मेट में, कोई दिक्कत तो करेगा नहीं, है ना। तो हम अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा तब जाके होगा। तो हम इसकी थोड़ी फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं x² e की पावर 2x², ठीक है। अब x की पावर 3 में x² तो मैंने साइड में यहाँ रख लिया, एक x और बचा उसको मैंने यहाँ साइड में कर लिया और x dx इस प्रकार से फॉर्मेट की है। क्यों, क्योंकि मुझे x² पुट करना है यहाँ पर, x² डायरेक्ट करेंगे तो x dx वहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया। तो x² को मैं t पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x dt बाई dx, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x dx दैट्स इक्वल टू dt बाई 2। अब आपके सामने देखिए ये सारा फॉर्मेट बदल जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या है, ये पुट करने के बाद हमारे पास y इंटू e की पावर 2x² दैट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन x² की वैल्यू क्या है t, e की पावर 2 और x² फिर t हो जाएगा t इंटू e की पावर 2t, और ये क्या बन जाएगा dt बाई 2। तो ये dt और अपॉन में 2 हम बाहर निकालेंगे और प्लस में कांस्टेंट का c आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए y इज इक्वल टू e की पावर 2x², इसको तो छेड़ना नहीं है, 1/2 तो हमारा बाहर है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कौन है यहाँ पर, t को माना जाएगा, क्योंकि आई लेट रूल को फॉलो करें, आई लेट रूल के अकॉर्डिंग तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है। t यहाँ पर a यहाँ पर अलजेब्राइक है, अलजेब्राइक कौन है यहाँ पर t। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर 2t का e की पावर 2t
और 2 से इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि 2t का डेरिवेटिव 2 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे तो t का डेरिवेटिव 1, फिर करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर 2t का e की पावर 2t और 2t का 2 डिवाइड कर दिया, फिर dt, और ये पूरा प्रोसेस होने के बाद c हमारा बाहर है। ठीक है, अब मैं इस चीज को यहां से हटा रहा हूं, थोड़ा सा मुझे यहां स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो हमें नेक्स्ट क्या मिलेगा, y इंटू ई की पावर 2x² दैट्स इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 ई की पावर 2t, और t भी साथ में है हमारे पास, है ना, 1/4 t इंटू ई की पावर 2t। अच्छा जी, अब ये 1/4 इससे 1/2 इससे टकराएगा तो 1/4 हो जाएगा, तो माइनस 1/4। ठीक है, और e की पावर 2t का करेंगे फिर हो जाएगा e की पावर 2t, और 2t का 2 करेंगे नीचे तो 1/2 हो गया, और प्लस में कांस्टेंट हमारे पास ऑलरेडी है। क्लियर है। अच्छा जी, अब हमें है ना एक रिजल्ट कंडीशन दी हुई थी y0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, ये x की वैल्यू होती है यहाँ पर, तो रखेंगे तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0। ठीक है, e की पावर 0 यहाँ पर 0 हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 1/4 e की पावर, अरे पहले ना एक काम कर लेते हैं, रखने से पहले t को तो हटाओ, क्योंकि t को हटाने के बाद ही तो हम वैल्यू चलेंगे। तो y का y हो गया, e की पावर 2x² हो गया, दैट्स इक्वल टू 1/4। यहाँ पर t वापस रखेंगे तभी तो x की वैल्यू रखी जाएगी। x की वैल्यू क्या हमारे पास, x हमने x² पुट किया था, t हमने x² पुट किया था, तो e की पावर 2x², यहाँ पर x² आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 1/8 हो गया, और e की पावर 2x² हो गया, और प्लस में हमारा कांस्टेंट है इसी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अच्छा जी, ये कांस्टेंट है हमारा। चलिए अब हम रखते हैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो y 0 e की पावर 0, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4, और e की पावर 0 यहाँ पर क्या आएगा 0 माइनस 1/8 e की पावर 0 प्लस में c, तो ये तो 1 हो गया, 0 हो गया यहाँ से, ये 0 हो गया। ठीक है, और माइनस 1/8 e की पावर 0 1 होता है, तो प्लस में c, तो हमारा फाइनली c कितना आ गया 1/8। अब c की वैल्यू को वापस हम कहाँ रखेंगे, बाकी वैल्यू इस नंबर 1 में रखेंगे c की वैल्यू को। ठीक है, c की वैल्यू 1/8 हम रखेंगे, तो हमारे पास c निकलने के बाद y इज इक्वल टू e की पावर 2x² दैट्स इक्वल टू 1/4, तो यहाँ पर आ जाएगा e की पावर 2x² इंटू x²। ठीक है, और माइनस 1/8 e की पावर 2x², और c कितना था हमारा 1/8। क्लियर है। अब देखिए हमें तो y पे फोकस करना है, तो एक काम करते हैं, इस चीज फालतू इसको यहाँ से थ्रो आउट डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखिए y ये तो कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x²/4 बचेगा, यहाँ से ये भी कट जाएगा तो माइनस 1/8 आएगा, प्लस 1/8 ये वाला, अब ये ऊपर आएगा तो e की पावर माइनस 2x² हो जाएगा हमारे पास। क्लियर सी बात है। तो फाइनली ये हमारा क्या आ गया, y आ गया। अब हमें लिमिट क्या लगानी थी, x अप्रोच टू 0 yx। चलिए अब यहाँ से yx की वैल्यू उठा को वहां रखते हैं, और फिर देखते हैं हमारे पास क्या सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू उठाते हैं, देन लिमिट x अप्रोच टू 0 x की वैल्यू ये है x² माइनस 1/8 प्लस 1/8 और e की पावर माइनस 2x²। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट अप्लाई करने पे क्या होगा, देखिए x अप्रोच टू 0 करेंगे तो 0/4 0 हो जाएगा, माइनस 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/8 हो जाएगा। अब e की पावर हम माइनस 0 रखेंगे तो नीचे आकर e की पावर 0 हो जाएगा, तो e की पावर 0 1 होता है, तो फाइनली हमारे पास ये हमारा 1 ही आएगा, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, तो लिमिट हमारा ये सॉल्यूशन कितना आएगा 0 आएगा हमारा। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया, 10th का ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो यहीं पर हमारे आज का ये पार्ट 2 फिनिश होता है। इसमें हमने 5 क्वेश्चन कवर कर लिए, पिछले पार्ट 1 में हमने 5 क्वेश्चन किए थे, टोटल 10 क्वेश्चन पैकेज हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 3 में नेक्स्ट 5 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो ये थी आज की क्लास, और अगर आप बैच के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहते हैं, किसी भी टाइम देख सकते हैं, जिनको पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो फटाफट से हमारा ऐप नितिन शर्मा मैथ्स डाउनलोड कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए 9802338830। व्हाट्सअप करने के बाद अपने नाम बताइए, फीस जमा करवाइए और अपना बैच स्टार्ट कीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए। ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी तीनों की यहाँ पर तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।